पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे कि कैपेसिटर जो होता है, देखिए कैपेसिटर जो होता है उस, जैसे कि हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे थे, तो प्लेट्स के बीच में अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दें तो उसकी कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये जानना हमारे बहुत जरूरी है। देखिए ये इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी बहुत ज्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, तो हर तरीके से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आइए थोड़ा मैं आपको बता दूं हमने पिछले लेक्चर्स में क्या किया है। आपको याद हो, देखिए हमने शुरुआत से अगर हम देखें एक बार तो हमने सबसे पहले देखिए कैपेसिटर क्या होता है ये जानकारी ली। कैपेसिटर में सबसे पहले हमने कैपेसिटेंस के बारे में जानकारी ली कि कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू एनी कैपेसिटर टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। तो यहां से देखिए हमने शुरुआत की थी, कैपेसिटी जो होती है वो फैरेड में मेजर की जाती है। फैरेड जो है एक बहुत बड़ी यूनिट होती है। देखिए इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको देखिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अच्छा, इसके अलावा देखिए हमारे पास और क्या हम कर चुके हैं। देखिए फिर हम देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है इसके बारे में हमने जानकारी ली। फिर हमने ये जानकारी ली कि देखिए कैपेसिटर बनाने के पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है, एनर्जी स्टोरेज किस तरीके से होती है, कितनी एनर्जी स्टोर होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, हाफ C⁴, ये हमने डिफरेंट फॉर्मूलेस में देखिए डिराइव किए। और जब हम किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं सेल या किसी भी सोर्स के द्वारा, तो देखिए कितनी एनर्जी लॉस होती है ये भी हमने जानकारी ले ली है। देखिए आज हम आगे जो बात करने जा रहे हैं वो क्या, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक on the capacity of parallel plate कैपेसिटर। तो कैपेसिटी पे क्या असर पड़ेगा देखिए डाइलेक्ट्रिक का। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक हो सकता है आप में से कई बच्चों ने देखिए पहली बार ये डाइलेक्ट्रिक नाम सुना हो, हालांकि मैं पहले बता चुका हूं आपको। देखिए डाइलेक्ट्रिक क्या होता है आइए समझते हैं। थोड़ा सा हल्का सा देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट हम डाइलेक्ट्रिक की बात कर लेते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली क्या होते हैं, इंसुलेटर मटेरियल ही होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बट वो बाउंडेड होते हैं। मतलब आइए मैं थोड़ा हल्का सा आपको एक इंट्रोडक्शन पार्ट दे देता हूं डाइलेक्ट्रिक का। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं, इंसुलेटर मटेरियल होते हैं जिनके पास कोई फ्री चार्ज नहीं होता है। किस तरीके से आइए समझिए। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का देखिए पैटर्न मैंने बनाया है। ये पैटर्न किसका है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है कि स्पेसिंग बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए अगर इक्वल है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसमें हर जगह के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी रहेगी, सेम रहेगी। हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक प्लस Q और एक है माइनस Q। हमने उन दोनों को देखिए एक ऐसी रस्सी से, एक ऐसे थ्रेड से बांधा हुआ है जिसका कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता का मतलब ये कि जो ब्रेक नहीं हो सकती, जिसके पास मास नहीं है, इनएक्सटेंसिबल है, जिसकी लेंथ नहीं बढ़ सकती। तो हमारे पास जादुई रस्सी है, ऐसी रस्सी है, जादुई रस्सी। देखिए कुछ नहीं हो सकता जिसका। सत्यमान आप तो देख ही रहे हैं, लगातार चल रहा है। लगता है 90s वाला जमाना फिर से आ गया। देखिए आइए समझते दोबारा से। तो ये जो हमारे पास है, देखिए हमने क्या किया, दो चार्ज पार्टिकल को एक दूसरे से रस्सी से बांध दिया और इसे हमने इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो होगा क्या, देखिए जैसे आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। क्या फोर्स लगता है, F = QE। Q चार्ज का अमाउंट हो गया और लेट्स से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो रखी हुई है E0, तो क्या फोर्स हो जाएगा, QE0 फोर्स हो जाएगा देखिए चार्ज के ऊपर। अच्छा, अब फोर्स लगेगा तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन की बात होगी। देखिए तो आपसे कोई पूछ लेता कि बताइए इस प्लस Q पे फोर्स किधर लगेगा, तो देखिए अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, और अगर चार्ज हमारा नेगेटिव है तो जो फोर्स लगेगा वो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। तो इसका मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो तो लगेगा इधर, और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इधर।
अब ये फोर्स क्या करेगा, देखिए क्या करेगा भाई, क्या करेगा, ये एक को उधर खींचेगा और एक को इधर खींचेगा और ऐसे देखिए एकदम टाइट, रस्सी पूरी टाइट। क्या फाइनल जो स्टेट होगी वो ये हो जाएगी, अरे हाँ भाई यही हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, रस्सी टूट नहीं सकती। देखिए रस्सी कमाल की अपनी रस्सी नहीं टूटेगी, ना ही वहां से ना उसकी लेंथ बढ़ने वाली है, तो ये कुछ नहीं होना। देखिए ऐसा होगा, देखिए यहाँ चार्ज तो है, ऐसा नेट चार्ज जीरो वाला बात है। देखिए नेट चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, चार्ज है कि नहीं, हाँ चार्ज है। अब चार्ज है बट वो चार्ज फ्री नहीं है, देखिए रस्सी से बंधे हुए हैं एक दूसरे से, आई बात समझ में। वैसा ही देखिए डाइलेक्ट्रिक में होता है कि डाइलेक्ट्रिक के पास चार्ज होता है बट वो बाउंडेड होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बट वो बाउंडेड होते हैं, फ्री नहीं होते हैं, जैसे ही कंडक्टर में होता है वैसा नहीं होता है। देखिए तो ये होता है। देखिए हाँ, अब मैं एक और एग्जांपल आपको देख देता हूं। मान लीजिए आपको पता है जैसा कि ये हमारे पास एक किसी भी एटम की जनरल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल है। अच्छा भाई, तो आपको जैसा कि पता है एटम जो होता है न्यूट्रल होता है, एटम जो होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। हाँ भाई बिल्कुल सही बात, हमें तो पता है ये वाली बात। अच्छा एटम न्यूट्रल होता है तो क्या भाई, देखिए इसका मतलब ये हुआ, न्यूट्रल का मतलब कि जितना प्लस उतना ही माइनस है, और ये जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा ही क्या रहता है, फिक्स रहता है। हाँ बात सही है भाई, ये आर तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है तो फिक्स है ना, हाँ बिल्कुल सही बात है। अरे हाइड्रोजन का रेडियस आपको पता होना चाहिए, याद है आपको 0.529 10 टू द पावर -10 एंगस्ट्रॉम। ओ एंगस्ट्रॉम, नहीं गड़बड़ कर गए, आइए समझते हैं। देखिए क्या रेडियस है, हाइड्रोजन एटम के लिए बता रहा हूं, देखिए 0.529 10 टू द पावर -10 मीटर बोल दो इसको, और 0.529 मतलब इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा, और 10 टू द पावर -10 को क्या लिख सकते हैं, एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। देखिए तो ये फिक्स होती है, मैंने हाइड्रोजन एटम का एक एग्जांपल लिया है, वैसे हर एक का अलग होता है। तो ये हमारे पास देखिए एक एटम होता है। अब एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड होता है, कूलम्ब फोर्स की वजह से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। देखिए आप किसी भी, देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक एटम को आप डाइपोल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डाइपोल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, डाइपोल क्या होता है, डाइपोल इज द अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर एंड आर प्लेस्ड विद स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट, एक दूसरे से बहुत छोटे डिस्टेंस पर रखा जाता है। तो भाई ये कौन सी बहुत बड़ी है, हाँ ये भी तो छोटी ही है, नहीं है क्या छोटी, अरे हाँ है बिल्कुल है। तो कहने का मतलब क्या है, एटम को डाइपोल बोला जा सकता है, हाँ बोला जा सकता है भाई, बिल्कुल बोला जा सकता है, किसने कहा नहीं बोला जा सकता। अच्छा ठीक, तो एटम एक डाइपोल हो गया। अब डाइपोल जो है, यहाँ जो एटम है देखिए मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, बहुत सारी बुक्स में ऐसे दिखाया जाता है। देखिए एक एटम को डाइपोल बोला जा सकता है, ये देखिए डाइपोल, और इसको इस तरीके से दिखाया जाएगा कि प्लस अलग माइनस अलग और दोनों बीच में कुछ गैप है। तो ध्यान रखिएगा, ये काफी ज्यादा देखिए बुक्स में या कहीं किताबों में देखिए इस तरीके के डायग्राम दिए जाते हैं डाइलेक्ट्रिक को समझाने के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये क्लियर हुआ। डाइलेक्ट्रिक के बारे में बता रहा हूं, देखिए हल्का सा, पहले डाइलेक्ट्रिक के बारे में पता होगा तब ये तो हम ये जान पाएंगे ना भाई ये क्या कर सकता है जब इसे पैरेलल प्लेट के बीच में रखा जाएगा। तो आइए अब थोड़ा आगे समझते हैं डाइलेक्ट्रिक के बारे में ही। तो भाई इसे हमने क्या करना है, देखिए कुछ एग्जांपल देखिए, थोड़ा सा और समझते हैं इस बात को, डाइलेक्ट्रिक को। तो भाई डाइलेक्ट्रिक देखिए, मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये एक कोई स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। स्लैब का मतलब समझते हैं, क्यूबॉइडल से लकड़ी का कोई फट्टा मान सकते हैं। लकड़ी का फट्टा वही हद हो गई, लकड़ी का फट्टा नहीं पता, टेबल का ऊपर वाला हिस्सा, बैठ जिसको आप तोड़ते रहते हो, बजाते रहते हो क्लास में। हाँ क्यूबॉइडल शेप का होता है देखिए, बिल्कुल। हाँ तो अब हमने क्या, ये जो इसका देखिए ये जो एरिया है, ये रेक्टेंगुलर शेप का एरिया है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, और क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला L into B into H होता है सर। कितना होता है, L into B into H होता है सर। हाँ बात तो सही है भाई, L into B into H होता है। अच्छा L into B क्या होता है, L into B एरिया होता है सर। हाँ भी बिल्कुल सही बात है, एरिया होता है into H ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला हो गया। देखिए यहाँ पे यूज करेंगे, देखिए ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप है,
इसका एरिया हमने ए मान लिया, तो ऑब्वियस सी बात है इसका भी ए ही होगा। और ये एक तरीके से बेस बना रहा है इस क्यूबॉइड का, हमने मान लिया। ये भी बना सकता है बट मैंने ये कंसीडर कर लिया। क्या दिक्कत है भाई, क्या परेशानी है? और ये क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी। हाइट को मैं यहाँ डी से दिखा रहा हूँ। किससे दिखा रहा हूँ भाई, डी से दिखा रहे हैं। अच्छा, तो इसकी वॉल्यूम, इस स्लैब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a इंटू डी हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो ये मैंने क्या, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले ली। क्या ले ली मैंने, ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ध्यान से समझना ठीक। हाँ सही बात है। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले ली, इसमें बहुत सारे आइटम है भाई, बहुत सारे अनगिनत आइटम है जो हम और आप गिन नहीं सकते। देखिए तो बहुत सारे आइटम है और हर एक का कोई फिक्स्ड ओरिएंटेशन तो होता नहीं है, सब रैंडमली, कोई इधर कोई उधर। मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से दिखाऊंगा मैं आइटम्स को, देखिए ठीक। तो भाई सब रैंडमली हैं, प्लेस्ड, एक दूसरे से कोई भी नाता नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, सब कुछ रैंडमली है। ऐसे दिख रहे हुए हैं जैसे पता ही नहीं कौन कहाँ है। अच्छा, शादी में इंसान नहीं घूमते रहते जैसे इधर को उधर, खाने के लिए तो उधर चपटा मार रहा है कोई ऐसे, तो इनका कोई रैंडम कोई ऑर्डर नहीं होता, घूमते घूमते रहते हैं ऐसे। देखिए बट होगा क्या, जब हम इस स्लैब को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, जब हम क्या करेंगे, इस स्लैब को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो वही होगा जो अभी रस्सी के साथ हुआ था। जब हमने दो चार्ज को रस्सी के साथ बांधा हुआ था तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो क्या हाल हुआ उनका, खींचना ऐसे होगा, प्लस इधर माइनस इधर। वैसे हाल इनके साथ भी होगा। सारे के सारे जो एटम्स हैं, जो डाइपोल्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, सब ऐसे हो जाएंगे टाइट, और सब के सब टाइट होके क्या होगा, देखिए इनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर सेटअप हो जाएगा। कैसा ऑर्डर हो जाएगा, देखिए ये समझिए किस तरीके का हो जाएगा। मैं 2D में इसी तरीके से दिखा रहा हूं, फ्रंट व्यू इसी का। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये सारे के सारे ऐसे देखिए, प्लस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और माइनस वाले उसके अपोजिट, इस तरीके से हो जाएंगे। देखिए ये अरेंजमेंट हो जाता है। अच्छा भाई, ऐसे अरेंज हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही जवाब, ऐसे अरेंज हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को बोला जाता है पोलराइजेशन। क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को, पोलराइजेशन। क्या बोला जाता है, पोलराइजेशन। ओके, अब इनके इस तरीके से अरेंज होने से बहुत फायदा है। देखिए फायदा क्या मतलब है, फायदे नुकसान की बात थोड़ी ना कर रहे हैं सर, बढ़िया थोड़ी ना है कि सर फायदे नुकसान की बात करते रहेंगे। आपको तो यही दिखता है सर, ठीक है ट्रैक कुछ नहीं मत करो, वापस आते हैं। देखिए तो भाई यहां तक है, ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत ज्यादा क्लोज है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर सकते हैं। इसमें जितने भी ये बीच में देखिए प्लस माइनस होते हैं, ये एक दूसरे के इफेक्ट को ऐसे नलीफाई कर देंगे, खत्म कर देंगे। अब इधर वाला जो फेस है, ये वाला जो फेस है, इसके ऊपर तो प्लस चार्ज और इधर वाले फेस पे क्या होगा, माइनस होगा। तो क्या अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ईपी बोल सकते हैं। अच्छा, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है भाई, ई नॉट। तो जिस एरिया में ये स्लैब रखी गई है, जितनी दूरी में ये स्लैब रखी गई है, लैटरल को दूरी डी थी, जितनी इसकी थिकनेस थी, जितने इसका एक तरीके से हम कह सकते हैं हाइट था, तो इस एरिया के अंदर, इस रीजन के अंदर ई नेट जो होगा, क्या वो ई नॉट माइनस ई पी हो जाएगा। ई नेट को हम जनरली ई से ही दिखाते हैं, नेट कम हो जाएगा भाई। ये मान लो अगर 10 न्यूटन पर कूलम है और जो अपोजिट पाई वो 2 न्यूटन पर कूलम है, तो ये ई 8 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो ये है डाइलेक्ट्रिक। देखिए कि जब भी हम किसी भी जगह पे डाइलेक्ट्रिक को डालते तो क्या हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक को डालते तो क्या हो जाएगा कि जिस एरिया में, जितनी जगह में, जितनी थिकनेस में हमने वो डाइलेक्ट्रिक डाला है, उसमें नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो जाती है, E = E0 - EP हो जाती है। अरे आई बात समझ में? हाँ, इसको देखिए निकालने के लिए आपने पहले एक फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है कि ये E और कैसे दिखाया जा सकता है, E0/K के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कि कितने फैक्टर से कम हो जाएगा, कितने फैक्टर से ये कम हो जाता है। जैसे यहाँ पे वो फैक्टर कैसे निकालोगे, बड़ा आसान है। देखिए
10 था, x1 कितना था 10 था देखिए, और अब कितना हो गया इसमें 1 हो गया। x0 कितना था E0 कितना था 10 न्यूटन पर कूलम था, हाँ था भी। अब कितना हो गया है रखने के बाद 1 हो गया है, कितना हो गया है 1 हो गया है। तो k किस फैक्टर से कम हो गया, फैक्टर कैसे निकाल देंगे, दैट फैक्टर इज इक्वल टू E0 बाय E 10 बाय 8 1.25, इसको डायरेक्ट कांस्टेंट बोल देते हैं देखिए। तो इसी तरीके से देखिए यहां से E निकाल लिया, E निकालूंगा तो इधर आ जाएगा एक्सचेंज होगा, तो ये E निकाला जा सकता है। क्लियर। कई बार हमें ये नहीं पता होता है देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन कितनी है, तो इसलिए हम E नेट नहीं निकाल पाते। अगर ये नहीं पता होगा EP तो कैसे निकालेंगे, इस जगह के अंदर E नेट कितनी है, फिर कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला यूज करके E0 बाय K, क्योंकि जब भी डाइलेक्ट्रिक दिया जाएगा तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हमें दिया जाता है। तो ये है देखिए एक तरीके से डाइलेक्ट्रिक का इंट्रोडक्शन पार्ट जो हमें पता होना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक का इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब बात करते हैं देखिए जब इसी डाइलेक्ट्रिक को हम पैरेलल प्लेट के बीच में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखेंगे तो उसकी कैपेसिटी पे क्या असर पड़ेगा, आइए अब ये समझेंगे। देखिए कि जब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जब इस डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे तो क्या होगा, देखिए हम कंप्लीटली देखिए जो स्पेस होगा बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसको हम पूरा भर देंगे किससे, डाइलेक्ट्रिक से, वो समझ रहे हैं देखिए यहाँ पे करें। आइए देखिए आओ करते हैं मिलके सब। ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, फ्रंट व्यू सामने से आपको देखिए दो लाइन भी नजर आती है, दोनों प्लेट्स हैं, दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है d है। हमने क्या किया देखिए, आइए समझते देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक भर दिया है देखिए इस तरीके से, ये मान लीजिए कोई K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और ये जो प्लेट्स के बीच का जो एरिया है वो पूरा का पूरा हमने किससे भर दिया, डाइलेक्ट्रिक से भर दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K है। क्लियर है, ओके। तो भाई अब देखिए और क्या छोटी छोटी बातें जो हमें पता होना चाहिए, ये प्लस ये माइनस बैटरी या सेल के साथ जोड़ा हुआ है। कैपेसिटी की बात करेंगे तो देखिए क्या असर पड़ेगा, निकालते कैपेसिटी देखिए तरीका वही है जो पहले वाला है। क्या तरीका है, कैपेसिटी निकालना है, फॉर्मूला वही Q बाय V होगा। ओके, हाँ भी V क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था बिटवीन द टू प्लेट्स, हाँ बिल्कुल था। आइए अब वही समझते हैं, यही से शुरुआत करेंगे देखिए निकालना। क्या चार्ज तो वही हमने देखिए प्लस Q इसके ऊपर और माइनस Q इसके ऊपर था और बाद में हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया। ये किया प्लस Q माइनस Q तो ऑलरेडी था ही हमारे पास, हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया दोनों प्लेट के बीच में। तो क्या कैपेसिटी का असर पड़ेगा, तो कैपेसिटी निकालने के लिए हमें देखिए क्या क्या चाहिए, Q तो हमारे पास देखिए है ही ऑलरेडी है, V चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालना दोनों प्लेट्स के बीच का, इस प्लेट का V1 मान लेते हैं, इसका V2 मान लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ये निकालेंगे देखिए। तो बाय द रिलेशन बिटवीन V एंड E V1 माइनस V2 इज इक्वल टू E, यहाँ जो E है वो क्या होगी, याद कीजिए अभी मैंने बताया है आपको, देखिए क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट होगी कि E होगी, देखिए E होगी। मीडियम की बात अभी मैंने बताया कि डाइलेक्ट्रिक भर देंगे तो ये तो एक्सटर्नल वाला केस हो गया, ये तो किसका हो गया एक्सटर्नल, और फ्री स्पेस वाला केस हो गया कि जब डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है उसको E नॉट से दिखा रहे हैं। अब डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो मीडियम आ गया, तो डाइलेक्ट्रिक भरने से नेट चेंज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, वो E बचेगी देखिए रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E और कितना गैप है दोनों के बीच का, दैट इज D। ये हम पहले निकाल चुके, मैंने आपको बता दिया था, देखिए इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं वहां से इसका जो डेरिवेशन था आपने पिछले वाले में किया था जहां पर हमने इसकी कैपेसिटी निकाली थी देखिए। अच्छा अब E जो है देखिए ये V1 माइनस V2 को V से दिखाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस को, और E क्या था याद कीजिए मैंने आपको अभी भी बताया है E नॉट बाय K इनटू D। क्लियर, हाँ बिल्कुल सही। अच्छा E नॉट क्या होता था याद करो, E नॉट हमारे पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता था, हाँ बिल्कुल होता था। सिग्मा क्या आता था, चार्ज अपॉन एरिया,
हाँ बिल्कुल सही बात, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई भैया अपनी। हाँ अरे आए कि नहीं आए? आ गई। ये सब हमने ई नोट की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू, ये हमने कैपेसिटी वाले डेरिवेशन में किया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, देखिए वहां से देख सकते हैं। बी आ गया, तो कैपेसिटी तो बहुत आसान है निकालना। कैपेसिटी न्यू कैपेसिटी आएगी, सी डैश बोल देता हूं, सी कैपेसिटी तो हमने पिछले वाले के लिए यूज की थी। अच्छा नई कैपेसिटी क्या आएगी, देखिए Q by V रख देते हैं ये वैल्यू यहाँ पे, आइए समझते हैं क्या आएगा। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 बोल सकते हैं, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या आ जाएगा, Q अपॉन Q D K एप्सिलॉन नॉट A, Q से Q कट गया, तो जो न्यू कैपेसिटी आई वो K एप्सिलॉन नॉट A by D, ये आया भाई नया कैपेसिटी। क्या हुआ इस कैपेसिटी को, क्या हो गया इस कैपेसिटी को भाई, डायरेक्ट्रिक डालने से क्या हो गया, याद कीजिए जब हमने डायरेक्ट्रिक नहीं भरा हुआ था, क्या कि जब हमने प्लेट्स के बीच में कोई भी डायरेक्ट्रिक नहीं भरा हुआ था, तब क्या थी कैपेसिटी, याद करो, अरे याद करो भाई, याद करो, बजरंगबली याद करो भाई, अपना बल याद करो। तो रामायण क्या कर रहे देखिए, बताइए आपको लॉकडाउन में। हाँ तो भाई क्या था देखिए, अच्छा क्या आया था, इसकी कैपेसिटी आई थी एप्सिलॉन नॉट A by D, क्या आई थी, ये आई थी कि नहीं आई थी, आई थी, एप्सिलॉन नॉट A by D आई थी। तो भाई क्या अंतर दिख रहा है दोनों में, अंतर दिख रहा है, साफ दिख रहा है, K टाइम्स हो गई। तो नई कैपेसिटी जो है वो पुराने वाले की K टाइम्स हो गई, बढ़ गई। कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है डाइलेक्ट्रिक डालने से। ये चीज हमने सीखी कि जब भी हम कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे दोनों प्लेट्स के बीच में, तो कैपेसिटी जो है पैरेलल कैपेसिटी की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, K टाइम्स हो जाएगी। प्रूफ कर दिया देखिए, मतलब चार्ज होल्ड करने की जो क्षमता है कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी, एक तरीके से एनर्जी ज्यादा होल्ड कर पाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से देखिए जब हम डाइलेक्ट्रिक फिलअप करते हैं तब ये हो जाता है। अच्छा सर हम तो पूरा नहीं भरेंगे, हम तो थोड़ा सा हिस्सा भरेंगे, डी पूरी थिकनेस नहीं भरने वाले हैं सर, पूरा गैप नहीं भरेंगे, हम थोड़ा ही भरेंगे, कोई भी ना हल्का सा, तब क्या होगा, तब भी बढ़ेगी, हाँ इतनी K टाइम्स वगैरह नहीं होगी, थोड़ी कम हो जाएगी, बढ़ेगी, वो सब हम देखिए आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर है?